पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉलिड विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग कल क्या इस्टेब्लिश किए थे रिलेशनशिप, कहाँ तक पहुँचे थे, लास्ट पॉइंट क्या लिखे, डेल्टा टी भी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यही ना बनाए थे, हाँ ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, वो क्या के बी एम, ठीक है। ये जो के बी हुआ इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये जो यहाँ पर के बी है, ठीक है, क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसका दूसरा नाम है मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद तीसरा नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये तीन नाम है, इसके क्वेश्चन में रहे, इससे इन्होंने कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। ये तीनों नाम है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इसलिए नाम है क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो रहा है। मोलार एलिवेशन कांस्टेंट इसलिए बोल रहा है कि इसमें मोलालिटी यूज किए हुए है, मोलालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट। और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इसलिए ये एपरेटस का नाम है, जिस एपरेटस में एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके नाम पर, ठीक है ना। तो तीनों नाम को याद रखना, ठीक है। आया समझ में। अब कहेगा कि इसको डिफाइन करो एलिवेशन कांस्टेंट। एक तो हम लोग अगर मान लो काम ही कहे डिफाइन करना, जनरली करता नहीं है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा डेल्टा। तो यहाँ पर अगर हमको करना क्या है, डिफाइन करने के लिए कंडीशन यही कर देंगे, इफ m इक्वल टू, है ना, 1 मोल पर kg, ठीक है, देन डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, यही हो जाएगा। ये हुआ डेफिनेशन मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। तो मोलार एलिवेशन कांस्टेंट इज नथिंग, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको देख के डिफाइन करना है, पहले ये लिख देंगे फिर डेफिनेशन लिखना आसान हो जाएगा। मोलार एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट इट्स elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1000 kg of salt, ठीक है। आई बात सुनो, इसको देख के डिफाइन कर रहे हैं। पहले इसको लिख देंगे, ये लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे, उसके बाद आराम से डेफिनेशन हो जाएगा। मोलार एलिवेशन कांस्टेंट is nothing but it is equal to elevation in boiling point when 1 mole of non-volatile solute, when 1 mole of non-volatile solute is added or dissolved into 1 kg or 1000 gram of solute, ठीक है। वेरी इजी डेफिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफाइन लिख लोगे, हमको लिखना जरूरी नहीं है, क्लियर। जब भी डेफिनेशन करना दिखाना है इसका तो सिंपल वे करना है, इसको हम 1 कर देंगे और 1 करने के बाद ये और ये इक्वल हो गया,
ठीक है, तो सिंपल वे में लिख देंगे मोलार एलिवेशन कांस्टेंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट इज नथिंग बट इट्स अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 mole of non volatile solute dissolved into 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हो गया, ठीक है ना, क्लियर। अब हम लोग जो है तो मोलार इसका जानते ही हैं क्या है ना, इसका फॉर्मूला मालूम है, ये क्या लिखते हैं। इसके पहले ही हम लोग निकाल चुके थे डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या निकाले थे, पहले ही निकाले थे ना, डेल्टा टीबी क्या क्या निकाले थे, के डेल्टा टीबी इक्वल टू के इंटू N2 बाय N1, ये पहले निकाल चुके थे है ना। तो इसी से ना हम लोग बनाएंगे, ये K रह गया और इधर N2 हो गया हमारा W2 बाय M2 और N1 हो गया हमारा W1 बाय M1। इधर हो गया K W2 M1 अपॉन इधर W1, यही होगा ना, हाँ ठीक है। तो ये जो है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू तो हमको मिलता ही है। कहाँ पर निकाले थे के को हम लोगों ने के भी बना दिया, ठीक है। तो हम लोग जो है इस ए के का वैल्यू हमारे पास, ये जो के लगभग है के वी के बराबर ही है, या सीधा लिखो ना इसको के वी, कोई दिक्कत नहीं होगा। डेल्टा टी वी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट क्या है यहाँ पर के वी है ना, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी, ठीक है। और एम का जो है मोडालिटी यही लिखते हैं ना, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसको कांस्टेंट माने है, इसमें हमको हटा देना है, N1 को हटा देते हैं, N1 को हटाए थे ना, ठीक है। N2 को हटा, ये सब तो पहले करिए चुका है, सब करके तो डायरेक्ट लिखो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, यहीं से शुरू कर देते हैं। उतना कैलकुलेशन पहले किए थे ना कल, तो के बी हो गया, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, W1 ना, इंटू 1000 इन फॉर्मूला है। ये के बी हो गया, अभी N हो गया हमारा W2 बाय M2 बाय W1 इंटू 1000, ठीक है। ये हो गया के बी W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, ये फॉर्मूला हो गया। हमको निकालना है क्या, M2 ही ना, M2 ही निकालते हैं, हाँ?
तो अब इससे हमारा फॉर्मूला M2 को निकाल देंगे। M2 हो गया इधर, डेल्टा टी भी आ जाएगा यहाँ, तो हो गया KB W2 into 1000 अपॉन W1 into डेल्टा टी। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा मोलार मास ऑफ सॉलिड इस फॉर्मूला से। ठीक है, क्लियर। ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ ए सॉलिड विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इधर लिख लिया ना। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जाएंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, घट गया फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर जो है फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब हम वाटर को फ्रीज करेंगे 0 से नीचे, है ना। मतलब 0 पर फ्रीज नहीं करेंगे, माइनस में करेंगे, -18, -3, माइनस कोई भी माइनस वाला टेम्परेचर। ठीक है ना। हाँ, ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका जो है हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर रहेगा अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस हो जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, हाँ? मान लो कि यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर अभी यहाँ पर है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर है और सॉल्वेंट है वो भी सॉल्वेंट। ठीक है ना। और अब यहाँ जितना भी पढ़ा रहा है इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि सॉलिड ही हो सकता है, लिक्विड भी ऐसा बहुत सारा होता है जो नॉन वोलेटाइल होता है, उसको हम मिलाएंगे। इसलिए ये याद रखना, ये खाली सॉलिड से ही डिप्रेशन नहीं होगा, सॉलिड से ही वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा। अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड लिक्विड भी है तो भी डिप्रेशन आएगा, तो भी डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर। समझ गए। तो अभी सॉल्वेंट है वहाँ पर, उसको हम फ्रीज कराएंगे। ठीक है, उसको हम फ्रीज, ये तो अब रूम टेम्परेचर पर है, ये रूम टेम्परेचर पर है ना, जो भी है। सपोज करते हैं कि अभी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, इसको फ्रीज कराएंगे तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा। अच्छा, कोई चीज़ फ्रीज कब करता है, पहले ये को आइडिया होना चाहिए। कोई चीज़ कब फ्रीज करता है, कब कोई चीज़ बॉइल करता है। सर इतना पढ़ाने कोई मीनिंग नहीं है। जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तब वो बॉइल करता है। कोई चीज़ कब बॉइल करता है, हाँ, जब किसी का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो वो बॉइल करेगा। समझ गया ना। यानी वेपर प्रेशर को बढ़ा करके हमको पहुंचाना है वहाँ। और कोई चीज़ फ्रीज कब करेगा, जब उसका वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तभी ना। जब लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा तभी ना फ्रीज करेगा।
समझ गया? लिक्विड फ्रीज करता है या सॉलिड? लिक्विड। लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है ना, सॉलिड का कम होता है ना। तो जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और डिक्रीज होते होते उसका जो वेपर प्रेशर है उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ना, टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होगा और एक पॉइंट आएगा जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा तो वो फ्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये है सॉल्वेंट, यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, मान लो यहाँ आके फ्रीज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कितना पर फ्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ पर फ्रीज कर गया तो इसको हम लोग मान लेते हैं T1। सॉल्वेंट अकेले था तो यहाँ पर फ्रीज कर गया, ठीक है। अब सॉल्वेंट में क्या किए हम, थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिए। तो वेपर प्रेशर पहले यहाँ पर था तो डायरेक्ट वेपर प्रेशर यहाँ आ गया। रूम टेम्परेचर पर क्या किया हमने, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया उसी टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर नहीं घटा, सिर्फ मिक्स किया, सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब उसमें सॉल्यूट मिक्स करेंगे। सॉल्यूट जैसे ही मिक्स किया उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, लेकिन टेम्परेचर अभी उतना ही है, फ्रीज करने की कोशिश नहीं की है। तो वेपर प्रेशर इसका घट के यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा ये, अब ये टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है ना। अब ये जो है फ्रीज होगा कहीं जा करके, यहाँ आके फ्रीज होगा, ये आके यहाँ पर फ्रीज हुआ। यहाँ पर ये सॉल्वेंट यहाँ पर सॉलिड बना था, ठीक है, और ये सॉल्यूशन यहाँ आके सॉलिड बना। तो अब ये देखो, इसको हम मिलाते इसलिए है कि सॉल्वेंट तो यहाँ भी सॉलिड बना था और इसमें भी सॉलिड, तो ये पूरा फेज जो है सॉल्वेंट के लिए सॉलिड ही रह गया ना, इसलिए इसको मिला दिया और कोई इसका मीनिंग नहीं है। तो सॉल्यूशन यहाँ से आया, यहाँ आके फ्रीज करेगा। तो जिस टेम्परेचर फ्रीज किया, अब ये T2 हो गया, T2 हो गया, T2 लेस देन T1 हो गया ना, उल्टा चल रहा है ना, हाँ? समझ गए? तो यही डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है इस दोनों के बीच में, यही ना डेल्टा TF हो गया, हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों, यही तो गैप है ना, यही ना गैप है, हाँ। सो देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, डेल्टा TF, ठीक है। वहां डेल्टा TV लिखे थे, यहाँ क्या लिखे हैं, डेल्टा TF, ठीक है। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2, वो TV डेल्टा TV का था, T2 माइनस T1, क्योंकि फाइनल ज्यादा था, यहाँ पर फाइनल कम है, इसलिए T1 माइनस T2 हो गया। समझ में आया? हाँ, अच्छा। ये जो हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके चलते हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट घट जो है घट के हो गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, कौन जिम्मेदार है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, वही जिम्मेदार है। यहाँ भी वही जिम्मेदार है, सब में वही जिम्मेदार आ रहा है, सब जगह कल्प्रिट कौन है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेल्टा TF is directly proportional to delta
P1 यही नहीं लिखते हैं, हाँ? दूसरा डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये दोनों लिखते हैं। ये क्या होता है, हमको सॉल्वेंट से रिलेशन दे देता है, आइए हमको सॉल्यूट से रिलेशन देता है। हमको सॉल्यूट का ही सब कुछ करना है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं ना, समझ में आया? हाँ, तो इसलिए अब हम जो है इसको यूज करेंगे, कल जैसे यूज किए थे सेम वे में कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अब जो है ये डेल्टा P1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है। अब अगर हम इसको लेंगे, अगर इसको लेते हैं, अब डेल्टा P1 जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 हो जाता है, होता है ना, है? और इधर डेल्टा P1 अपॉन P01 ये इक्वल टू x2 हो जाता है, होता है ना, यही होता है। तो दो रिलेशनशिप हम लोग रखते हैं, इसी को हम लोग यूज करते हैं, कल इसी को यूज करते हुए आगे कैलकुलेशन किए थे, है कि नहीं? आया समझ में? क्लियर? ठीक है, अब घंटी बन गया तो आगे कैलकुलेशन नेक्स्ट पीरियड में होगा।